Hello everyone, welcome to my channel Engrave Your Mind. Today I am going to discuss with you class 9th economic chapter 1. Basically, in this video I'll give you a brief information or you can say an introduction of chapter 1. So without any further delay, let's get started. Class 9 chapter 1. The story of village Palampur. Palampur is what? It is a hypothetical village. Means इट इज़ अ फिक्शनल विलेज. फिक्शनल मीन्स जब हमने यहाँ पे एज्यूम करा है, माना है, ठीक है, कि ये फिक्शनल है. फिक्शनल किस तरीके से कि ये रियल में नहीं है, हमने इसको एज्यूम करा है कि पालमपुर एक बहुत अच्छा विलेज है. और हम इस विलेज के अंदर ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरह की कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी इस विलेज के अंदर होती है. ठीक है, तो इसमें पहली लाइन दी हुई है आपको, पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विलेज. पालमपुर क्या है? वेल कनेक्टेड विलेज है विद नेबरिंग विलेजेस. अपनी नेबरिंग विलेजेस के साथ और अपने टाउन्स के साथ, उसके आसपास जितने भी टाउन्स एंड विलेज हैं वो उसके साथ अच्छे से कनेक्टेड है. और इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं पालमपुर विलेज के अंदर. और पालमपुर में ना, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इसमें मेन जो हम कहेंगे मेजॉरिटी में ज़्यादातर लोग जिस काम को कर रहे हैं वो है फार्मिंग. फार्मिंग में यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड. मेजॉरिटी ऑफ पीपल फार्मिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे. फिर आ जाता है यहाँ पे, द विलेज हैज़ 450 फैमिली. इस विलेज के अंदर जो है 450 फैमिलीज़ हैं. 450 फैमिलीज़ जो बिलोंग करती हैं डिफरेंट कास्ट से. सबकी कास्ट डिफरेंट डिफरेंट है. फिर आ जाते हैं इसमें से जो अपर 80 क्लास फैमिलीज़ है ना, जिनको हम कह सकते हैं अपर कास्ट फैमिली, 80 अपर कास्ट फैमिली, उनकी खुद की ज़मीन है. खुद की उनके पास ज़मीन तो है, ऑफ कोर्स सबके पास ही यहाँ पे अपनी ज़मीन है, मगर जो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं उनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है. उनके पास जो ज़मीन का एरिया है वो कुछ ज़्यादा है. ठीक है. दलित्स comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village. दलित्स जो हैं यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन को कंप्राइज कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि 450 फैमिलीज़ में से वो एक तिहाई हिस्सा ले रहे हैं. एक तिहाई हिस्से में वो रह रहे हैं. रहने का मतलब ये है कि 450 फैमिलीज़ में से 1/3 पॉपुलेशन दलित की है. ठीक है. और वो लोग कहाँ रहते हैं? आउटसाइड द विलेज. विलेज के बाहर रहते हैं या फिर एक कॉर्नर में रहते हैं विलेज के. तो वो यही बता रहे हैं कि इनके जो घरों का साइज़ है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ अपर कास्ट फैमिलीज़. फिर आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी काफ़ी अच्छी अवेलेबिलिटी थी. द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि हर घर में, ऑलमोस्ट हर घर के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन था. ठीक है. फिर सेकंड आ जाता है यहाँ पे कि पालमपुर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल थे और एक हाई स्कूल था. ठीक है. 2 तो प्राइमरी स्कूल थे और एक हाई स्कूल था. और यहाँ पे हेल्थ सेंटर भी था. हेल्थ सेंटर और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी थी. फिर आ जाता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं पालमपुर विलेज में. ठीक है. तो पहला फैक्टर है हमारा प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना. गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के साथ साथ यहाँ पे 4 ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है, या आप इसको कह सकते हो असेंशियल रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स है इसको फुलफ़िल करने के लिए, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ये 4 रिक्वायरमेंट्स किसके लिए ज़रूरी हैं? ये है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. ये 4 असेंशियल नीड है. पहला जो आता है हमारा, वो आ जाता है हमारा लैंड. राइट. लैंड आ जाता है. ऑफ कोर्स अगर हमें कोई काम करना है, कोई प्रोडक्शन करनी है, तो लैंड तो चाहिए ही ना. खेती ऐसा तो नहीं है कि हवा में ही कर लेंगे हम अपना, या फिर पानी में ही कर लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना. खेती के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है लार्ज स्केल पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी. फिर दूसरा आ जाता है हमारा लेबर.
लेबर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, मेहनत भी तो लगेगी उस काम के अंदर, फिर लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आ जाता है हमारा फिजिकल कैपिटल, चीज़ों की भी ज़रूरत है भाई, मेहनत भी कर ली, ज़मीन भी ले ली, मेहनत भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमें उपकरणों की भी ज़रूरत पड़ेगी। उपकरण का मतलब होता है मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके साथ पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि प्रॉपर नॉलेज होना हर चीज़ की, कहाँ पे किस चीज़ को कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, राइट। चलो डिस्कस करते हैं इसको भी। पहला आ जाता है हमारा लैंड। लैंड के साथ साथ हमें और क्या चीज़ें चाहिए, लैंड के साथ साथ हमें चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज। क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, पहला आ जाता है हमारा फॉरेस्ट, फिर आ जाता है हमारा वाटर, फिर आ जाता है हमारा मिनरल। ये 3 चीज़ें आ जाती है, लैंड के साथ साथ हमारा नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाती है। फिर आ जाता है हमारा लेबर। अब लेबर के अंदर 2 तरीके के लेबर होते हैं, पहला होता है स्किल्ड लेबर और दूसरा होता है अनस्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर होता है उसका काम क्या है, स्किल्ड का मतलब है कि उसको सारी स्किल्स हैं उसके पास उस काम से रिलेटेड। स्किल्स का मतलब ये है कि उसको प्रॉपर नॉलेज है, सारी जानकारी है उस काम के बारे में कि किस काम को किस तरीके से कितने बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और लोगों के अकॉर्डिंग अगर वो देखे तो वो कैसे अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारा द नेचर ऑफ वर्क, कि काम कैसा है, किस तरीके का काम उसको मिला है, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर का मतलब ये है कि उसको हर तरीके की नॉलेज है अपने काम की, कि इस काम को हम इस तरीके से इतनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इससे हमें बेनिफिट हो सकता है। फिर सेकंड आ जाता है हमारा अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर में कौन होते हैं, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं होती। इसमें बेसिकली अगर हम कहें ना, ये न्यू होते हैं इस फील्ड के अंदर, न्यू होते हैं इस फील्ड के अंदर, उनको नॉलेज नहीं है, नए हैं वो इस काम के अंदर, ठीक है। उन्हें बेसिकली हम इस काम पे रखते हैं कि चलो जी सामान ढोलो, ज़्यादा जो जिस पे अपना दिमाग नहीं लगाना, ऐसा कोई काम अगर इनसे करवाना है तो हम अनस्किल्ड लेबर पे से करवा सकते हैं। और फिर अगर यहाँ पे स्किल्ड लेबर का एक बेनिफिट ये भी है कि ये वेजेस ज़्यादा चार्ज करते हैं, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, दिहाड़ी भी ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। तो ये पैसे इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि इनके पास स्किल है उस काम को करने की, ठीक है। फिर थर्ड वन आ जाता है हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या है, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज। जितने भी वैरायटी ऑफ इनपुट्स लगेंगे हर एक स्टेज पे जरूरत है। यहाँ पे इनपुट्स हम इस चीज़ में बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, फसल उगा रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, आपको बीज भी लाने पड़ेंगे। आपने ज़मीन ले ली, लेबर भी लगा ली, भाई बीज भी तो लाओगे, फिर ये भी तो देखोगे कि भाई अच्छी क्वालिटी का बीज आना चाहिए, ठीक है। फिर इसको तुम केमिकल फर्टिलाइजर्स भी लगाओगे, पेस्टिसाइड्स भी लगाओगे, ये सारी चीज़ें भी तो लगाओगे ना अपनी फसल को अच्छा करने के लिए। तो वही बात कर रहे हैं कि तुम क्या क्या इनपुट्स, अपने क्या क्या एफर्ट्स उसमें लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, 2 चीज़ें आती है इसके अंदर, एक आता है फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड आता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आते हैं हमारे टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स। टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग ये सब क्या है, फिक्स्ड है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड रहती हैं। कोई भी काम है ये आपका फिक्स्ड रहेंगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से। फिर आ जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आ जाता है हमारा, रॉ मटेरियल विद मनी, जिसको हम कहेंगे रॉ मटेरियल एंड मनी। आपको सामान भी लाना पड़ेगा, और भी तो सामान लाना पड़ेगा, और सामान के साथ साथ आपके पैसे की भी लागत लगेगी, आपको पैसे की भी ज़रूरत होगी। चौथा आ जाता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या है, द नॉलेज एंड एंटरप्राइज बाय ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये है, ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, फार्मिंग से रिलेटेड आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके के बीज पड़ेंगे, कितना हमें केमिकल फर्टिलाइज़र लगाना है, क्या करना है जिससे हमारी फसलों को कीड़ा ना लगे, जिससे हमें ज़्यादा सरप्लस मिले, ये स्टेप्स हमें उठाने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये बेसिकली ज़रूरत, क्या कह सकते हैं, हमें ये डिपेंड करता है नीड पे, उस काम की नीड कैसी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकंड जो है हमारा, सेकंड जो हमारा अगर हम कहें फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है हमारा लैंड इज़ फिक्स्ड। क्या है, लैंड इज़ फिक्स्ड। इसको आप लिमिटेशन भी कह सकते हो कि इट इज़, यू कैन से इट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
इसमें ये लिमिटेशन कैसे है कि लैंड जो है ना पालमपुर के अंदर वो फिक्स्ड है, सबको अपना अपना लैंड मिला हुआ है, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम इसको बढ़ा नहीं सकते कि भाई अगर हमें ज़्यादा फसल उगानी है तो हम कैसे करें, ठीक है। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो उतना ही है और उतना ही रहेगा। क्यों, और हम ये बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर, राइट। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, इज देयर अ वे, क्या कोई तरीका है कि वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, क्या एक फसल पे हम एक से ज़्यादा बार या एक से ज़्यादा हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग की बात हो रही है, राइट। मल्टीपल क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा बार फसल उगाते हैं ऑन अ सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, से ज़्यादा बार हम फसल उगाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे, राइट। फिर यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड। मैंने भी आपको बताया कि हर इंसान पालमपुर में अपने यहाँ पे हर पर्सन अपनी लैंड को कल्टीवेट कर रहा है पालमपुर के अंदर। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड यहाँ पे बची नहीं है कि खाली पड़ी हो, ऐसी पड़ी हो जिसका कोई यूज़ ना हो रहा हो, ठीक है। फिर बेसिकली हम यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग को ही इलाबोरेट करके आपको समझा रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। ड्यूरिंग द रेनी सीजन के टाइम पे जिसको आप कहते हो खारिफ क्रॉप, ठीक है, खारिफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। अब फार्मर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ज्वार एंड बाजरा को ग्रो कर रहे हैं। और क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ना वो यूज होते हैं कैटल फीड में। फिर आ जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो क्या ग्रो कर रहे हैं, पोटैटो ग्रो कर रहे हैं। फिर विंटर सीजन में जिसको आप राबी क्रॉप कहते हैं वो उसमें क्या ग्रो कर रहे हैं, वीट को ग्रो कर रहे हैं। एज अ पार्ट ऑफ लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पूरा एक लैंड है, ठीक है, इतना हिस्सा जो है हमने दे दिया शुगर केन के लिए, क्योंकि पूरा साल सही लेती है शुगर केन, और ये वाला एरिया ले लिया हमने दूसरी क्रॉप्स के लिए। तो क्या होता है, एक इतना हिस्सा फार्मर्स बचा के रखते थे अपने लैंड का कि वो उस पर शुगर केन को हार्वेस्ट कर सके, ठीक है। शुगर केन विच इज़ हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर, एक साल में एक बार तो वो होती है। तो रॉ फॉर्म में वो उसको क्या करते थे, गुड़ को बेचा करते हैं वो। तो शुगर केन से क्या करते हैं, वो गुड़ को बेचते हैं, जितने भी अपने आसपास के ट्रेडर्स हैं शाहपुर के उनको वो बेचते थे। कि मल्टीपल क्रॉपिंग की बात, अगेन मल्टीपल क्रॉपिंग हेल्प किस चीज़ में करती है मल्टीपल क्रॉपिंग, ये एडवांटेज भी हो सकती है एक तरीके से, एडवांटेज ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, ये एडवांटेज भी है, ठीक है। ये क्या इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करती है फार्म प्रोडक्शन को। मल्टीपल क्रॉपिंग किस चीज़ में हेल्प करती है, हमें इंक्रीज करने में फार्म की प्रोडक्शन को, राइट। फिर आ जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा को ग्रो करना ऑन अ पीस ऑफ लैंड, और यू कैन से ऑन अ सिंगल पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, साल में एक बार से ज़्यादा कोई फसल उगाना सिर्फ एक ही पीस ऑफ लैंड पे, उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, राइट। ये हमारे क्या इंक्रीज करते हैं, फार्म के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं। अब इरिगेशन हमें कैसे हेल्प करता है, इरिगेशन हमें हेल्प करता है ग्रो मोर क्रॉप्स, ज़्यादातर हम इससे क्रॉप को उगा सकते हैं। क्या कहते हैं, रेनी सीजन में ही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, क्यों करते थे, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर काफ़ी अच्छी थी कि रेनी सीजन्स में ही हम पानी अच्छा दे पाएंगे फसलों को। तो वो क्या करते थे, सीज़न के अकॉर्डिंग वो फसल उगाते थे, उगाते अब भी हैं, बट क्या है कि अब तो हमें इरिगेशन फैसिलिटी मिली हुई है, तो हम इस चीज़ पर डिपेंड नहीं रखते कि रेनी सीज़न आएगा तो तभी करेंगे, है ना, तब की बात है। तो अब क्या है, इन राबी एंड अदर सीजन ऑल्सो, हम यहाँ पे राबी सीजन्स में भी इनको हम ग्रो कर सकते हैं और अदर सीजन्स में भी हम क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं, फसल अच्छी कर सकते हैं। अब इसके मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे कि वेल्स हो गया, ट्यूबवेल्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हैं इरिगेशन की। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट आ गया जिसको हम कह सकते हैं इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। वो क्या है, इरिगेशन किससे कनेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो गया, राइट। अब यहाँ पे इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो गया।
व्हेन द इरीगेशन फैसिलिटी वॉज इलेक्ट्रीफाइड, जब ये इलेक्ट्रीफाइड हुई तो फार्मिंग जो थी पालमपुर में उसको एक बूस्ट मिल गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, अब इलेक्ट्रिसिटी ने बिल्कुल रुख ही बदल दिया इरीगेशन सिस्टम का, काफ़ी अच्छी कर दी लोगों के लिए, मतलब काफ़ी अच्छा हो गया, इससे उन्हें काफ़ी कह सकते हैं ना कि फैसिलिटेटेड हो गया उनके लिए बहुत ज़्यादा। फिर आ जाता है यहाँ पे यूजिंग मॉडर्न मेथड्स, जब इन्होंने मॉडर्न मेथड्स का यूज़ करा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का, तो इससे क्या हुआ, उन्होंने इंक्रीज़ क्या कर दी, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इन्होंने अब इंक्रीज़ कर दी। और वो कभी इंक्रीज़ हुई, वो इंक्रीज़ हुई ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड की वजह से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होने लगी। फिर आ जाता है मॉडर्न मशीनरी भी अब यहाँ पे यूज़ होने लगी, कि पहले क्या होता था, जो किसान होता था खुद ही कटाई करता था, लेबर्स जो होते थे खुद ही कटाई करते थे उसकी, काफ़ी दिन बीत जाते थे उनके लिए, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी। अब क्या है, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, थ्रेशर्स आ गए हैं, तो उससे उनका काम बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, लेट 1960s में आया। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया। ग्रीन रेवोल्यूशन आया लेट 1960 में, राइट। इसमें कौन कौन से फार्मर्स ने इसको पहले अडॉप्ट करा, तो वो थे हमारे पंजाब के फार्मर्स, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के, इन्होंने इसको अडॉप्ट करा। रेवोल्यूशन को तो अपनाया ही, अडॉप्ट तो उन्होंने करा ही उसको, और उसके साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने अपनाई, HYV सीड्स अपनाए, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना शुरू करा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू करा इंक्रीज़ करने के लिए अपने यील्ड को, अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने इन सब चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दिया। ये पूछ रहे हैं विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन करेगी, क्या वो लैंड वैसी ही रहेगी जैसी हमारे पास हमें पहले मिली थी, क्या वो उतनी ही उपजाऊ रहेगी, क्या उसकी मिट्टी उतनी ही न्यूट्रिटिव रहेगी, मीन्स उसकी सॉइल उतनी ही न्यूट्रिटिव रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, जब आप उस पर मल्टीपल क्रॉपिंग करे जा रहे हो, साल में उसको थोड़ी भी टाइम के लिए आपने उसको छोड़ा कि आइडल आपने उसको छोड़ा हो, नहीं, आप उस पर मल्टीपल क्रॉपिंग करे जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप उस पर इतने केमिकल फर्टिलाइजर्स लग रहे हैं, इतने केमिकल का यूज़ हो रहा है, सॉइल धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देगी। और जब आप कॉन्टिन्यूसली क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो जाएगा, उसका भी लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं, जितने भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो ओवर यूज हो रहे हैं। ओवर यूज किसका कर रहे हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का, राइट। अब यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ना सीधा सीधा एसोसिएट कर रहा है किससे, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगी, रिडक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, खोने लगी वो अपनी फर्टिलिटी सॉइल, राइट। फिर उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, अभी मैंने आपको बताया जब हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना केमिकल फर्टिलाइजर्स को, उसकी वजह से सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी को लूज़ करना शुरू कर दिया उसने। कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, जब ग्राउंड वाटर का इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा ट्यूबवेल्स के ज़रिए, ठीक है, इरीगेशन, बेसिकली इरीगेशन से, तो उससे क्या होने लगा, डिप्लीशन होने लगा वाटर का भी लेवल अब कम होने लगा, डिप्लीशन होने लगा, घटने लगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ, मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा केमिकल फर्टिलाइजर्स का। अब जब यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इतना यूज़ हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि सॉइल क्या करेगी अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देगी, लॉस्ट कर देगी, सॉइल लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, सॉइल ने लॉस्ट कर दी अपनी फर्टिलिटी। अब आ जाता है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, अब लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट था बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, किस तरीके से लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूटेड था फार्मर्स के बीच में पालमपुर के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि कैसे बटा हुआ था लैंड फार्मर्स के बीच में। जो लैंड था ना इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवनली का मतलब होता है किसी के पास भी इक्वल लैंड नहीं था, इक्वल लैंड नहीं था, इक्वल लैंड नहीं था किसी के पास भी वहाँ पे। ठीक है, फिर सम डू नॉट हैव लैंड, कुछ के पास तो लैंड ही नहीं था,
लैंड ही नहीं था कुछ लोगों के पास तो, और कुछ के पास स्मॉल प्लॉट था लैंड का, मतलब बहुत कम एरिया था लैंड का, और कुछ के पास तो ह्यूज पार्ट था, मतलब कि बहुत एकड़ में ज़मीन थी काफ़ी। और आपको पता ही है ये किसके पास होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं इनके पास होगा, राइट। फिर आ जाता है हमारा हु विल प्रोवाइड द लेबर, हमें लेबर कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। पालमपुर में लेबर कहाँ से आती थी, कौन प्रोवाइड करता था उन्हें लेबर। तो भाई यहाँ पे दो तरीके के फार्मर्स हैं। पहला फार्मर है स्मॉल फार्मर, दूसरा है मीडियम और लार्ज फार्मर। अब स्मॉल फार्मर के अंदर कौन आते हैं, दे अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन लैंड। इनके पास एक तो स्मॉल लैंड है, ये अपनी फैमिली के साथ ही, राइट, ये अपनी फैमिली के साथ ही मिलके अपने लैंड को कल्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स है ना, ये हायर करते हैं। हायर का मतलब समझते हो, हायर का मतलब होता है खरीदना। खरीदना मीन्स कि आप हमारे लैंड पे आके काम कीजिए, आपकी जितनी वेजेस, जितनी दिहाड़ी, जितना बनेगा वो लीजिए, ठीक है। तो ये हायर करते थे कि हमारे फील्ड पे आके, हमारे लैंड पे आके काम करें। फिर दूसरा आ जाता है फार्म लेबर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। या तो वो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब कि जिनके पास लैंड ही नहीं है, या जिनके पास बहुत छोटे छोटे लैंड है, मतलब स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, राइट। मॉडर्न फार्मिंग आई, आप लोगों को पता है काफ़ी मॉडर्न मेथड्स यहाँ पे यूज़ होने शुरू हुए। तो अगर मॉडर्न मेथड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो पैसे की भी तो लागत लगेगी ना उतनी। इरिगेशन सिस्टम अगर आया, केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर आ रहे हैं, हाई यील्डिंग सीड्स अगर आ रही हैं, तो उनके लिए पैसा तो लगेगा ही ना, ठीक है। तो कैपिटल इन्वर्स बेसिकली सीधा सीधा इसका अगर हम कहें तो मनी से रिलेट करता है ये। फिर यहाँ पे मोर रिक्वायरमेंट ऑफ मनी लिखा भी है कि यहाँ पे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आ जाता है स्मॉल फार्मर्स। अब स्मॉल फार्मर्स कैसे कैपिटल इंटेंसिव को बैलेंस करके चलते हैं, वो अपने कैपिटल को कैसे बैलेंस करते हैं स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी, मतलब उधार लेते हैं पैसा अपनी कैपिटल को अरेंज करने के लिए। और वो पैसा लेते किससे, या तो लेंडर्स से लेते हैं या ट्रेडर्स से लेते हैं, इन दोनों लोगों से ही वो पैसा लेते हैं अपनी कैपिटल को मैनेज करने के लिए। अब जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं भैया, उनके पास तो खुद की अपनी सेविंग है, हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग से ही उनकी इतनी अच्छी सेविंग हो रखी है, ठीक है। सीधा सा हिसाब है ना, जब उनके पास लैंड ही ज़्यादा है, अगर उनको इतने रिक्वायरमेंट है तो इतना तो उनका बच रहा है ना, तो ये जो इतना बच रहा है वो उसको सेल करेंगे, जब सेल आउट करेंगे उससे क्या आएगा, पैसा आएगा। और इनके पास तो पहले ही स्मॉल लैंड है, तो इनकी रिक्वायरमेंट अगर इतनी है तो भैया तो अपने लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना, अगर वो इतना भी बेच पा रहे हैं तो उससे उनका क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उनकी खुद की सेविंग है, दे यूज़ दैट एज अ कैपिटल रिक्वायर्ड। जितनी उनको कैपिटल को मैनेज करने की, अरेंज करने की ज़रूरत होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है, इस हिसाब से वो पैसा लगा देते हैं, उनको दिक्कत नहीं आती है। फिर व्हाट इज़ सरप्लस क्या होता है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ग्रेन लेफ्ट ओवर व्हेन द रिक्वायरमेंट हैव बीन मेट, इट इज़ द एक्सेसिव ऑफ प्रोडक्शन, और यू कैन से एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मान लो इतनी लैंड है, इतनी लैंड में से उनकी इतनी भी क्यों, इतनी आधी की ज़रूरत थी, बचा ये वाला लैंड, ठीक है, ये वाला लैंड बचा, तो ये थी उनकी खुद की रिक्वायरमेंट पूरे साल की, ये जितने भी टाइम की। ये जो लैंड बचा उसको घर पे तो रखेंगे नहीं, उसको बेचेंगे ना, बेच के उन्हें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। पैसे से क्या होगा, सरप्लस उनका इंक्रीज होगा, प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं। तो सरप्लस में बड़ा उनका, तो बेनिफिट उनको ज़्यादा होगा ना, प्रॉफिट उनको ज़्यादा होगा ना, बेसिकली सरप्लस यही है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस। सीधी सी बात है, स्मॉल फार्मर्स के पास अपना कम ही सरप्लस होगा, क्योंकि उनके पास लैंड कम है, उनकी रिक्वायरमेंट उतनी है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को ही फुलफ़िल कर पाएंगे। और सीधी सी बात ये है कि अगर मान लो उन्हें इतनी की रिक्वायरमेंट है और वो अगर इतना बेच भी दें, तो पहले ही उन्होंने तो लोन लिया हुआ है ना ट्रेडर्स से, इन्वेस्टर्स से, उन्होंने तो पहले ही लोन ले रखा है, तो उनका लोन भी तो वो लोग चुकाएंगे, तो उनका सरप्लस क्या होगा, वो बहुत कम होगा, ठीक है। इट इज़ अ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सेल सरप्लस टू मार्केट एंड अर्न मनी, ठीक है। ये एक तरीका है
जब वो अपनी फसल को बेचेंगे मार्केट में तो उससे उन्हें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। सरप्लस क्या है, बेसिकली प्रॉफिट ही है, उनको पैसा मिलेगा उससे। अब ये तो हुई हमारी फार्मिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ का टॉपिक फिनिश हुआ। अब ऐसा नहीं है कि पालमपुर सिर्फ जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड थी। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व थे, नो डाउट, बट यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व थी। वो क्या थी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या आ जाता है हमारा, डेयरी। सबसे पहला क्या, डेयरी। आपने ऊपर पहले भी पढ़ा था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैटल रेयरिंग कर रहे हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, तो उससे वो क्या करते थे, दूध को बेचते थे अपने आसपास के गांव में और उससे अपने लाइवलीहुड को चलाते थे। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी पालमपुर में। वो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, मगर स्मॉलर लेवल पे, बहुत स्मॉल लेवल पे। फिर वो प्रोड्यूस कहाँ करते थे, मोस्टली होम में ही करते थे और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स। मतलब कि उन्हें बाहर से लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि भाई नहीं हमें लेबर चाहिए इस प्रोडक्शन के लिए। उनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा थी नहीं, बहुत कम प्रोडक्शन थी, ठीक है, स्मॉल स्केल पे थी, तो वो फैमिली मेम्बर्स मिलके ही उस काम को कर लेते थे। अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि गुड़ बनाना, वो घर में ही बना लेते थे। घर में नहीं तो अगर वो किसी ऐसी जगह पे भी बना रहे हैं तो वो परिवार वाले सारे साथ में मिलके गुड़ बना लेते थे और उसको अपने आसपास के जितने भी गांव होते थे उनमें बेच देते थे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया भी हुआ है, जैगरी प्रोडक्शन। फिर है द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। शॉपकीपर, भाई ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई दुकान ही नहीं है, दुकानें भी हैं। अगर आपको चाय पत्ती लेनी है, अगर रात को आपको ऐसी कोई ज़रूरत आ गई चाय पत्ती की, तो ऐसा नहीं है आप सीधा शहर भागेंगे चाय पत्ती लेने, नहीं, वहाँ पे दुकानें हैं। वो जनरल स्टोर है जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। नीड इन द सेंस कि जो जो लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप अपने आसपास भी अगर कोई दुकान देखेंगे तो आप नोटिस करना कभी, वो दुकानदार भी वही सारी चीज़ें रखता है जो मार्केट की डिमांड होती है। लोग क्या सबसे ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, ठीक है, कि वो ताजमहल चाय पत्ती लेना पसंद करते हैं कि टाटा टी लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि लोग क्या लेना पसंद करते हैं, वो उनका टेस्ट है कि वो क्या लेना पसंद कर रहे हैं, राइट। फिर स्मॉल शॉप्स जो है सेल कर रहे हैं गुड्स को विलेज में, मतलब कि छोटी छोटी दुकान, जैसे आप कह सकते हैं परचून की दुकानें हैं वहाँ पे जो ऐसे छोटे मोटे सामान बेचती हैं। फिर जनरल स्टोर्स भी हैं वहाँ पे, कुछ शॉप्स नियर द बस स्टैंड। आपने ना मोस्टली नोटिस किया होगा जहाँ बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, ऐसी जहाँ जगह होती है ना वहाँ पे शॉप्स बहुत होती हैं ताकि लोग आएँ सामान खरीदें। ठीक है, यहाँ पे बहुत शॉप मिलती है इसीलिए कि वहाँ पे लोगों को मुनाफा अच्छा होता है और खाने पीने की चीज़ें आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टॉप पे। ठीक है, ऐसे। फिर ट्रांसपोर्ट में आ जाता है हमारा अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ये जो है ना फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, कैसे कि वैरायटी ऑफ व्हीकल प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। वैराइटीज ऑफ व्हीकल मतलब कि यहाँ पे वैरायटी है व्हीकल्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल है जो प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बिटवीन पालमपुर टू रायगंज, रायगंज से पालमपुर के बीच में। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा रहे हैं और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, मगर फेयरिंग ऑफ पीपल एंड गुड्स, मतलब कि पैसा चार्ज करते हैं वो उसके लिए। ठीक है, फ्री सेवा नहीं खोली उन्होंने, इसका मतलब ये है कि वो फेयरिंग ऑफ पीपल एंड गुड्स, कि वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है वहाँ का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको मेरा पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।